जॉर्ज के बनाए हुए पेस्ट में क्या शामिल था ये तो हम नहीं जानते, मगर इससे डॉलन की सूजन कदरे कम होना शुरू हो गई। इसको फ़ायदा पहुंचता देखकर मैंने भी चुपके से थोड़ा सा पेस्ट अपनी गर्दन पर मार लिया था। इससे जलन में वाकई कमी वाक़ हुई थी। खाने की मेज़ पर बैठते हुए मेरी गर्दन की तकलीफ़ में कमी हो गई थी, मगर मेरे जहन में एक मुसलसल सनसनाहट महसूस हो रही थी। खाने के दौरान जो बात मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हुई वो ये थी कि इन तीनों ने खरगोश के गोश्त से तैयार करदा मज़ेदार डिश और सलाद वगैरह को हाथ भी नहीं लगाया था। वो तीनों एक अलहदा प्लेट में मौजूद गुलाबी रंग के गोश्तनुमा चीज़ के टुकड़े खा रहे थे। उन्होंने हमें वो प्लेट पेश तक नहीं की थी। ये कोई खास किस्म की सब्ज़ी है? शैली ने भी शायद इस चीज़ को महसूस कर लिया था। बम्बो टाइप? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की है, जॉर्ज ने जवाब दिया। आप खाकर देखें ना आंटी, नन्ही जॉली ने मासूमियत से कहा। नहीं बेटा, इन्हें ये पसंद नहीं आएगा, हैदर ने सर्द लहजे में बेटी से कहा। फिर वो हमारी तरफ देखकर बोली, असल में इसमें कुछ ऐसी तासीर है कि वो यहाँ पहाड़ी पर बसने वालों को ही हजम हो पाती है, और ये हमारी रोज़मर्रा की खुराक है। इस वक्त हमारे पास इसका बहुत कम स्टॉक रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। जॉली मुंह बनाकर बैठ गई। मैंने और शैली ने एक दूसरे की जानिब देखा। एन उसी वक्त मेरे सर में वही सरसराहट दोबारा और शिद्दत से महसूस हुई। मैंने बेख्तियार अपना सर थामा। तकलीफ की शिद्दत कनपट्टी से कानों की जानिब बढ़ी, और फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में फंसा हुआ कोई प्लग निकल गया हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे हवाई सफ़र के बाद कान बंद से हो जाते हैं और जेट लॉग के खुलने के बाद एकदम सब कुछ साफ और वाज़ेह सुनाई देने लगता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैं अभी इसी कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कानों में जॉली की आवाज़ गूंजी। आपने झूठ क्यों बोला? मैंने इसकी जानिब देखा, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। गुड़िया, अभी हमें ये नहीं मालूम कि आसमान से गिरने वाली इस महलूक का गोश्त ये लोग भी खा सकते हैं कि नहीं, फैदर बोली, मगर इसका मुंह भी बंद था। बज़ाहिर वो खाने में मशगूल थी। ये जो बेहोश पड़ा हुआ है ना, वो अब हमें सुन सकता है और इसे खा भी सकता है। बाकी दोनों इससे बाहर हैं। इन्हें इन मक्खियों ने नहीं काटा और ना ही इन पर कोई असर हुआ है, जॉर्ज ने बेटी को समझाया। बात अब कुछ मेरी समझ में आ रही थी, मगर फिर भी ये बहुत अजीब था। ऐसे तो मैं कभी दोस्त नहीं बना सकूंगी, ना इनसे खेल सकूंगी। नन्ही जॉली की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जॉली, बहुत हो गया, अब एक भी फजूल बात की तो तुम्हारी सख्त पटाई होगी, जॉर्ज की आवाज़ में धमकी थी। बस अब ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैं बेख्तियार बोल उठा। अगले ही लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जॉर्ज, फैदर, जॉली तीनों के सर मेरी जानिब घूम गए, मगर हम चारों खामोशी रहे। क्या क्या कह रहे हो तुम? शैली ने पूछा। इसकी आंखों में उलझन सी तैर रही थी। ये सुन सकता है हमें, ये हमारा दोस्त है, ये भी आसमान से गिरने वाली गज़ा खा सकता है, ये हम जैसा है। जॉली की गुनगुनाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने इसकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा दी। इसके माँ बाप खामोशी से अपने प्लेटों पर झुके हुए थे। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। चंद लम्हों बाद जॉर्ज खड़ा हो गया और घर के अंदर चला गया। वो मुझे कनखियों से देख रहा था। मैं भी डॉलन को देखती हूँ। शैली ने खड़े होते हुए बोला, खाना बहुत अच्छा था। अरे रुको तो, फैदर इसका हाथ थाम कर बोली, तुमने मीठा तो लिया ही नहीं, ये मैंने अपनी खास तरकीब से बनाया है, पसंद आएगा तुम्हें। शुक्रिया, मैं मीठा नहीं खाती, शैली ने जवाब दिया। इसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि फैदर का हाथ पकड़ना इसे अच्छा नहीं लगा था। चेक कर तो देखो, फैदर ने इसरार करते हुए कहा। मैंने कहा ना मैं मीठा नहीं खाती, और मेरा हाथ छोड़ दे। शैली ने हाथ झटक कर फैदर का हाथ छुड़ाना चाहा। इसी कोशिश में इसका दस्ताना हाथ से निकल गया। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? शैली की खौफजदा आवाज़ में मैंने मुड़कर इन दोनों की जानिब देखा। फैदर का हाथ नॉर्मल हाथों की मानिंद नहीं था, वो हाथ सूजा हुआ था और इसकी रंगत गुलाबी रंग की थी, जिस पर बारीक दारियां बनी हुई थी। इसे देखकर वो बड़ा परिंदा और फिर डॉलन की हालत का ख्याल आ रहा था। इसकी उंगलियों से नाम जड़ चुके थे। उनकी जगह पर वैसे ही नन्ही मुन्नी पतलियों वाली आंखें बनी हुई थी, जैसे मैंने इस परिंदे के जिस्म के साथ बनी हुई देखी थी। मैं और शैली आंखें झपकाए बगैर एक एक लम्हे उसे देखते रहे। ओह, ये क्या किया तुमने? इसने बिगड़कर शैली को घूरा और मेज पर रखे नैपकिन को अपने हाथ पर कर लिया। इसके बाद वो इस तरह किचन की जानिब बढ़ गई। शैली चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर वो तेजी से हमारे लिए मखसूस कमरे की तरफ भागी। इसे जाता देखकर मैं भी इसके पीछे लपका। कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, तुमने इसको देखा? मैं वो मंजर भूल नहीं पा रही। इसने अपने हाथों से वो खाना बनाया था। वो उबकाई लेते हुए बोली, पता नहीं ये इंसान है या भूत, इस वीराने में कुछ भी हो सकता है। इंसान है शैली, मैंने कहना चाहा। इंसान? तुमने इसका हाथ देखा है? अब समझ में आया कि ये लोग खुद को इस तरह ढांप कर और छुपा कर क्यों रखते हैं। सिर्फ इनके चेहरे हमारे जैसे हैं, बाकी सारे जिसमें मिला गए। हाँ, वो अरसे से किसी दूसरे सैयारे से आने वाले परिंदों का गोश्त खा रहे हैं। वो प्लेट जिस में 3 गुलाबी रंग के टुकड़े थे, मैंने कहा, वैसे मुझे यकीन था कि वो मेरी बात समझ नहीं पाएगी। दूसरा सैयारा? इसने मुझे यूं घूरा जैसे इसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो। ये उन्होंने तुमसे खुद कहा है? इसने पूछा। नहीं, मैंने खुद सुना है। तुम्हें याद है डॉलन ने कहा था कि वो दिमाग में आपस में बातें करते हैं। वो सच कह रहा था। ये लोग आपस में गुफ्तगू के लिए जुबान इस्तेमाल नहीं करते। डॉलन को इन मक्खियों ने बुरी तरह काटा है जो इस परिंदे के साथ आई हैं, जो हमारी गाड़ी से टकराया था, और इस वजह से वो इनकी आवाज़ें सुन पा रहा है। और तुम
तुमने कैसे सुना? इसने मशकूक अंदाज में पूछा। मुझे भी एक मक्खी ने काटा था, मैंने धीरे से कहा और फिर मुड़कर गर्दन पर मौजूद गोमर से ऊपर कॉलर हटाकर इसे दिखा दिया। ओह, यानी तुम भी अब इनकी बातें सुन सकती हो? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। पता नहीं ये क्या बकवास है, अगर तुम सुन सकती हो तो पता करो ये लोग कौन है और क्या बातें कर रहे हैं। मैंने सर हिलाया। मेरे जहन में वैसे भी इस वक्त शोर सा मचा हुआ था। वो दोनों मियाँ भी हमारे बारे में ही गुफ्तगू कर रहे थे। इनको यहाँ से किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहिए। फैदर बोली। मैं जानता हूँ, वरना हमारा यहाँ रहना नामुमकिन हो जाएगा। जहाज ने जवाब दिया। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। फैदर फैसला कुल लहजे में बोली। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वैसे इनका गोश्त भी लजीज होगा। जहाज की बात सुनकर मैं लर्ज गया, मगर आसमान से गिरने वाले गुलाबी पेपोटो की तो बात ही अलग है। वैसे इसमें तुम्हारी बड़ी गलती है। तुम अगर इनके खाने में बेहोशी वाली जड़ी बूटी मिला देती तो इस वक्त कुछ मसला नहीं होता। जॉर्ज की सरगोशी नुमा आवाज गूंजी। यही सोचा था, मगर ये जोली है ना, इसने सब गड़बड़ कर दिया। इसने वो बूटी बाहर फेंक दी। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, मगर वो नहीं मिली। फैदर ने जवाब दिया। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। इस मसले से निपट ले तो ठीक करता हूँ इसे। जॉर्ज गुस्से से बोला। इसके साथ ही जोली के बसोरने की आवाज भी सुनाई दी। वो सुन सकता है हमें। फैदर को जैसे अचानक याद आया। नहीं, अब सब कुछ और इतने फासले से सुनना मुश्किल है। जॉर्ज ने कहा। हाँ, वो मोटा जरूर सुन सकता है, मगर वो अपने होशो हवास में नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? फैदर ने पूछा। इन्हें बाहर निकालना होगा, फिर प्यार मोहब्बत से काबू में करना होगा। जॉर्ज ने जवाब दिया। इस बात के एक लम्हे बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई, फैदर ने कहा, आप दोनों हमारे भाई बहन हो, प्लीज खौफजदा ना हो। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाहर आ जाए, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। शैली तैश में चिल्लाई। आप लोग हमें 5 मिनट देते, मैं समझाता हूँ इसको। मैंने शैली का कंधा दबाते हुए कहा। ठीक है, हम यही हैं। जॉर्ज ने जवाब दिया। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, मैंने सरगोशी में कहा। मगर डालन वो काउच की जानिब बढ़ी जहाँ वो सो रहा था। उफ, क्या हाल हो गया इसका, ये सब क्या हो गया? इसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो रोए जा रही थी। डालन सामने पड़े काउच पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसकी जिल्द अब स्याही माइल होती जा रही थी। पूरा जिस्म, गर्दन और चेहरा सूजकर एक जैसा हो गया था। इसके कपड़े जिस्म के फूलने की वजह से जगह जगह से फट गए थे। इसके जिस्म पर कई जगह सुराग से बन गए थे, जिससे पीप नुमा कोई चीज टपक रही थी। इसकी आंखें बंद थी और यूं लग रहा था जैसे वो चिपक गई हो। उफ, ये सच नहीं हो सकता। शैली अपने चेहरे पर चुटकी बरतते हुए बड़बड़ाई। काश ये सब ख्वाब हो, काश हमने तुम्हारी बात मान ली हो, काश हम इस सफर पर आते ही ना। वो रोते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मुझे डालन बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर इस हालत में देखकर मेरा दिल भी अजीब सा हो रहा था। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त यही थी कि हम सब किसी न किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से दूर निकल जाए। जॉर्ज की दस्तक से जैसे मैं होश में आ गया। शैली डालन की जानब देखते हुए रो रही थी। शैली, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, मैं इसे अपनी जानब कहते हुए बोला। मगर डालन, मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़कर जा सकती। हम मदद करेंगे और इसे बचाएंगे। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरा हाथ छुड़ाकर डालन की जानब बढ़ गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, मगर वो उसे हल्का सा भी हिला नहीं पाई। बिलाहिर मुझे इसकी मदद करना पड़ी। हमने मिलकर इसे खड़ा किया, फिर वो स्लिप हुआ और जमीन पर पीछे कालीन पर जा गिरा। गिरते हुए इसके होंठों से अजीब सी गैर इंसानी घबराहट बरामद हुई, जिसने हम दोनों को डरा दिया। डालन, हम वापस आएंगे बहुत जल्द, थोड़ी देर में, और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, शैली ने कहा। और हम दोनों कमरे में मौजूद अकबी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। हम घर के पीछे मौजूद थे। ये वही जगह थी जिसे मैंने बाथरूम की खिड़की से देखा था। बाहर अच्छा खासा अंधेरा था। घर से आने वाली रोशनियों की वजह से थोड़ा बहुत मंजर नजर आ रहा था। हम जमीन पर बैठकर और रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये तय था कि चंद लम्हों बाद इन मियाँ बीवी को हमारे फरार का इल्म हो जाएगा। हमें इससे कबल दूर निकल जाना चाहिए था। अब हम इस पिंजरे के करीब थे जिसे मैंने बाथरूम से देखा था। इस वक्त किचन का भी दरवाजा खुला। फैदर बाहर आई। इसके हाथों में कुछ था जिसे इसने बाहर की जानिब रखा। हम दोनों इस वक्त पिंजरे से चिपक कर जमीन का हिस्सा बन गए थे। शैली तेज तेज सांसों के दरमियान इन दोनों को नई नई गालियों से नवाज रही थी। ये अंदर चली जाए तो हम किसी तरह इस जहन्नम से बाहर निकलेंगे और सड़क पर पहुंचेंगे। वो गुर्राई। नीचे टाउन में पहुंचकर हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां से एम्बुलेंस वगैरह को साथ लेकर आएंगे। वो गोया खुद को यकीन दिला रही थी। बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया। मेरे जहन पर एक बार फिर शदीद ससराहट हुई। इस बार कहीं कोई आवाज नहीं थी, मगर एक बेआवाज मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे इसे मेरी मदद की जरूरत हो। क्या सोच रहे हो तुम? शैली ने मेरा बाजू झंझोड़ा। वो अंदर चली गई। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। हमें जल्द अज जल्द वापस आकर डालन की मदद करना है। मैंने जवाब में सर हिलाया, मगर इसके साथ ही मेरे जहन में मचने वाला शोर तेज सा हो गया। तकलीफ की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई और बेख्तियार मेरा हाथ अपने गर्दन पर मौजूद गोमड़ को सहलाने लगा। इस पर हाथ लगते ही मुझे चक्कर सा आया और मेरे इर्द गिर्द फैला अंधेरा मुकम्मल अंधेरे में तब्दील हो गया। मुझे होश आया तो मैं पिंजरे के बराबर जमीन में पड़ा हुआ था। मेरे सामने जॉर्ज खड़ा हुआ था। इस वक्त इसके गले में मफलर वगैरह कुछ नहीं था। इसकी गर्दन फैदर के हाथों की मानी थी। इनके चेहरे इस मसले से महफूज थे जो बजाते खुद एक सवाल था। जॉर्ज के एक हाथ में लालटेन थी, दूसरे में कैटल प्रोडर था। मुझे होश में आता देखकर वो मुस्कुराया। मैंने चारों जानब नजर घुमाई। शैली कहीं नहीं थी। यूं तो मुझे अरसे से यह खौफ था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसे नाजुक हालात में वो मुझे यूं छोड़कर भागेगी, इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। देखो,
मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, जज ने दोस्ताना अंदाज में कहा। अगर तुम लोग हुकूमत यानी पुलिस वगैरह तक नहीं जाते तो हम भी सब कुछ भूल जाएंगे। अब तो तुम समझ सकते हो ना कि हम क्यों लोगों से दूर रहना चाहते हैं। अगर हमें यहाँ ढूंढ लिया गया तो हम पर ना जाने कैसे कैसे तजर्बात किए जाएंगे। हम खुद को बचाना चाहते थे और ये हमारी मजबूरी है। तुमसे पहले कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं, इनको हमारी बात समझ में नहीं आई थी और फिर हमें इन्हें मारना पड़ा। खुशी से नहीं मारा, मगर मजबूरी और बका का सवाल हो तो कुछ भी करना पड़ता है। वो कंधे झुकाकर बोला, तुम तो एक तरह से हम में से एक हो सकते हो। वो कैसे? इस जंग की वजह से तुम में पेपोटो के असरात आ चुके हैं, तभी तो तुम उस रोज हमें सुन पाए थे, मगर तुम मखसूस रजा नहीं ले रही तो वो सब और इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ताकतें? मैंने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। हाँ, इससे बहुत लंबी उम्र हासिल होती है, वो जिसके लिए सारी दुनिया पागल है। उठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर इस बड़े से पिंजरे की जानिब बढ़ा। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। मेरे जहन में सरसराहट फिर शुरू हुई। ये सरसराहट मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन मुझसे क्या कहना चाह रहा है। मैं जॉर्ज के पीछे पिंजरे के करीब आ गया। इसने इस पर मौजूद बारीक जाल का कोना हटाया। जॉर्ज के हाथ में मौजूद लालटेन की रोशनी में वहाँ जो कुछ मुझे नजर आया, इसने मुझे खौफजदा से ज्यादा गमजदा कर दिया। वहाँ मौजूद महलूक का साइज एक गाय के बराबर था। वो वहाँ पिंजरे के कोने में बैठी हुई थी। इसका साइज जरूर गाय के बराबर था, मगर इसका जिस्म इसके मुताबिक नहीं था। वो एक डलमल गोले जैसे जिस्म की मालिक थी। इस पर गुलाबी दाढ़ियां नजर आ रही थी। इसका जिस्म मुकम्मल गोल भी नहीं था। हमें देखकर इसने हरकत नहीं की, मगर इसके जिस्म पर मौजूद दाढ़ियां बाकायदा हिल रही थी। इन दाढ़ियों के किनारों पर बगैर पुतलियों वाली आंखें मौजूद थी, जिससे गहरे हरे रंग के मलूल के एक दो कतरे टपक रहे थे। देखा तुमने? जबरदस्त है ना? हमें पिछले खेतों में मिली थी। ये वहाँ पड़ी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, मगर ये वहाँ कहाँ से आई? मेरा मतलब है कि मैंने ऐसी महलूक पहले कभी नहीं देखी। मैंने पूछा, ये आसमान से गिरी है और किसी सियारे की महलूक है। हमें वहाँ एक अजीब और बहुत बड़ा गोल बर्तन भी मिला था, शायद वो इसकी सवारी करती हो। वो हमने घर पर रखा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और अगर तुम कुदरत की पूरी सरारियत और अजीब ताकतों को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो बोला और कैटल प्रॉडर के साथ पिंजरे में दाखिल हो गया। इसके अंदर दाखिल होते ही वो महलूक बेचैन सी हो गई। इससे टपकने वाले हरे रंग के महलूल में इजाफा हो गया। मेरे जहन में गूंजने वाली सरसराहट एक उदास कर देने वाली धुन जैसी हो गई। इस बार जैसे इस महलूक का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, दर्द। इसे किसी चीज़ की बेहद तकलीफ हो रही थी। फिर मुझे कुछ फाड़ने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने एक बड़े स्टेक गोश्त के टुकड़े को हाथ में लेकर दो हिस्सों में बांट दिया हो। ये काम हर बार एक जैसी मेहनत मांगता है। जॉर्ज की आवाज़ पर मैंने पिंजरे के अंदर जाकर वहाँ एक ही बजाय दो महलूक नजर आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो दोनों पहले से थोड़ी छोटी हो गई थी। ये कुछ खास पत्ते खाती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से इसको तवानाई मिलती है। एक खास वक्त के बाद इसे इस तरह दो टुकड़े कर लिया जाता है। हम इसमें से एक हिस्सा अपनी खुराक के लिए ले लेते हैं और दूसरे हिस्से को जिंदा और सेहतमंद रखते हैं। अगर हम इसका ख्याल ना रखते तो ये पहले ही मार चुकी होती। अब तो ये हमारी बुनियादी ग़िज़ा है। जॉर्ज ने ये कहते हुए लालटेन को लटकाया और जेब से एक स्याह रंग का पिस्टल निकाला। फिर इसे नीचे करके इन दोनों में से एक को निशाना बनाया। वो महलूक एक लम्हे को तड़पी और फिर साकित हो गई। मैं इस अचानक हरकत से एक लम्हे को दहशतज़दा हो गया। मेरे जहन में दर्द वाली सरसराहट एकदम तेज हो गई। मैंने पहली महलूक की जानिब देखा। इसकी आंखें स्याह हो गई थी और इसका जिस्म थरथरा रहा था। जॉर्ज मुझे देखकर मुस्कुराया। देखा, पिस्टल चलाना कितना आसान है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इसकी आवाज़ सुन भी नहीं सकता। ये और बात है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर जब बात बका पर हो तो पसंद और नापसंद की अहमियत नहीं रहती। तुम्हें अब जल्द बल्कि फ़ौरन फैसला करना होगा। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि मैं तुम पर इत्मीनान कर सकता हूँ। ये कहकर इसने पिस्टल को उंगली पर घुमाया और वो मुड़कर मुर्दा महलूक को उठाने के लिए इस पर झुका। एन इस वक्त ना जाने कहाँ से शालीना मुदार हुई। इसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी जो यकीनन इसे फार्म पर से मिली होगी। इसने इसे दोनों हाथों से पकड़ा और अपने सर से ऊंचा करके जॉर्ज के सर पर दे मारा और इसे अपने सर से ऊंचा करके जॉर्ज के सर पर दे मारा। वो आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। इसकी थोड़ी पिंजरे से टकराई और इसके कई दांत जमीन पर बिखर गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने दीवानों की मानिंद इस पर कई वार किया। जॉर्ज के जिस्म से निकलने वाले खून ने मिट्टी के साथ मिलकर कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली थी। शैली का पूरा जिस्म इसके खून से भर गया। चंद लम्हे बाद वो अपने जुनून से आज़ाद हुई। तब तक जॉर्ज के कई टुकड़े हो चुके थे। शैली बस करो, अब बिलाहिर बोल पड़ा। हाँ तुम ठीक हो? इसने हाँफते हुए पूछा। हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, बस अब तुमसे खौफ आ रहा है। मुझे डर था कि वो तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। वो अपना मुंह पूछते हुए बोली, चलो अब हमें डालन को लेना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। और इसका क्या करें? मैंने अंदर मौजूद महलूक की जानिब इशारा किया। मेरे जहन में मौजूद सरसराहट में दर्द और तकलीफ का एहसास खत्म हो गया था, यानी इसे जॉर्ज के जान से खुशी हुई थी। अब ये क्या है? इसने इसकी तरफ देखा और फिर मुझे घूरा। क्या तुम इसे भी साथ लेकर जाना चाहते हो? हमें डालन को लेना है और फौरन यहाँ से निकलना है। इसके बाद हम जिंदगी में कभी यहाँ कदम नहीं रखेंगे। वो मुड़ते हुए बोली। मैं इसकी इस बात से 100% मुत्तफिक था। मैंने मुड़कर महलूक की जानिब देखा और शैली के पीछे बाहर निकला है। हैदर ने शैली को खून में डुबा अंदर आते हुए देखकर रोना शुरू कर दिया। जॉली इसके साथ थी।
जिसे इसने अंदर जाने का हुक्म दे दिया। तुमने जॉर्ज को मार डाला, वो बड़बड़ाई। मुझे समझ जाना चाहिए था पहले ही। काश जॉली वो जड़ी बूटी ज़ाया ना करती, मगर तुम खुश ना हो। मैंने अपना इंतकाम ले लिया है, वो बोली और फिर किसी इंजानी ज़बान में कुछ पढ़ने लगी। शैली से जवाब दिए बगैर अंदर दाखिल हो गई। मैं इसके साथ था। कमरे में दाखिल होकर हम दोनों ठिठक कर रह गए। काउच पर जो कुछ था वो डालन हरगिज नहीं था। स्याह गोश्त के इस बहुत बड़े टुकड़े के चेहरे पर अजीब सा मसाला लगा हुआ था जिसकी बू बहुत ही गंदी थी। डालन क्या हो गया है ये डालन तो नहीं है। शैली इसके करीब जाकर बोली। इसे देखकर मुझे भी हकीकी मानों में अफसोस हो रहा था। डालन की हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी, मगर इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर कोई अजीब सी शय महसूस हो रहा था। इसकी जिल्द बुरी तरह फट चुकी थी। इसके करीब जाकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो दुनिया की परेशानियों से दूर जा चुका था। यूं भी इसकी जो हालत हो चुकी थी, इसके बाद इसका बच जाना मुआवजे से कम नहीं हो सकता था। सब ठीक हो जाएगा शैली। मैंने इसका बाजू पकड़कर इसे दूसरी जानब ले जाने की कोशिश की। डालन मर चुका है ना, वो बोली। ये सब इसने किया है, फैदर ने, वो बड़बड़ाई। इसने कहा था कि इसने इंतकाम ले लिया है। डालन की हालत तुम्हारे सामने थी। खुद को धोखा देने का फायदा क्या है? मैंने संजीदगी से कहा। हमें बाहर निकलना चाहिए। मेरा बेहतरीन दोस्त मर चुका है। मैं इसकी कातिला को जानती हूँ। एक तेज चीख ने इसके जुमले को काट दिया। हम दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए बाहर आए। फैदर बैरूनी दरवाजे के करीब खड़ी थी और वो गुलाबी महलूक लुढ़कती हुई अंदर आ गई। फैदर इसे बाहर जाने के इशारे कर रही थी। दरअसल मैंने अंदर आते हुए पिंजरे का पूरा दरवाजा खोल दिया था। मुझे इस मजलूम महलूक से हमदर्दी महसूस हो रही थी और मैं ये चाहता था कि वो जाना चाहती है तो यहाँ से चली जाए, मगर जाने की बजाय वो घर के अंदर आई। इसका रुख किचन के साथ बना कमरा था, मगर फैदर के चीखने ने इसे इसकी जानिब मुतवज्जो कर दिया। वो लुढ़कती हुई इसके करीब आई। मेरे जहन ने गुस्से की शदीद लहर को साफ महसूस किया। इसे फैदर पर शदीद गुस्सा था। इससे कबल वो मजीद भाग पाती, इसने अपना मुंह खोला और फैदर की टांग को चबा डाला। फैदर तड़प कर जमीन पर गिरी और कुछ ही देर में वहाँ फैदर की चंद हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं और शैली फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। वो अब हमारी जान बढ़ रही थी। नहीं नहीं, शैली चिल्लाई। मैंने इसे अपने पीछे कर लिया। तुम जो कुछ करना चाहती हो करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। मैंने दिमागी लहरों और फिर आवाज़ से इसे मुखातब किया। अगर मैं इसकी बात को महसूस कर सकता तो यकीनन मेरे अल्फाज भी किसी न किसी सूरत में इस तक जा ही सकते होंगे। मुझे इन लोगों के रवैये पर अफसोस है। तब ही मैंने वो दरवाज़ा खुला छोड़ा था। इस आदमी को तुम्हारी हाथ तीन हमने मार डाला है। वो हमारे सामने रुक गई। इसके वजूद में रोशनी चमक रही थी। एक लम्हा रुक कर वो किचन के बराबर में कमरे की जानिब बढ़ी। मुझे अचानक याद आया कि जॉली इस कमरे में थी। जाली जाली, तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? मैंने बगैर आवाज़ इसके जहन तक पहुंचने की कोशिश की। जी जी, इसकी बसोरती हुई आवाज़ मेरे कान में आई। डरना हुआ तो वो पिंजरे वाली महलूक तुम्हारे कमरे की जानिब आ रही है। मैं आ रहा हूँ। तुम किसी खिड़की वगैरह से बच कर निकल सकती हो? हाँ, वो बोली। और वो मुश्किल 1-2 मिनट में जब गुलाबी महलूक दरवाजे तक पहुंची, वो बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर मेरे करीब खड़ी हो गई। शुक्रिया, मैंने बेख्तियार कहा और इसके सर पर हाथ रखा। डैड, मम्मी, और मुंह बसोर कर बोली, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसे तसल्ली दी। शायद अब वो तुम्हारे पीछे है। नहीं, वो मेरे कमरे में अपने बर्तन के लिए गई है। वो आहिस्ता से बोली। बर्तन? हाँ हाँ डैड, उसे जहाँ से पकड़ कर लेके आए थे वहीं ये बर्तन भी था। बहुत बड़ा गोल बर्तन जिसमें कुछ बटन वगैरह है। मुझे लगता है वो वापस जाना चाहती है। डैड इस बर्तन को रोज़ चार्ज करते थे। वो कहते हैं कि कभी इसमें बैठकर हम बहुत सारे पपैटोस को पकड़ कर लाएंगे। ओह, फिर फौरन बाहर निकलो। मैंने इसका और शैली का हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब दौड़ा। क्यों, मगर क्यों? वो यकीनन छत तोड़कर बाहर निकलेगी। मैंने जोर से कहा। हम बाहर तक पहुंचे थे कि एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हम तीनों उछलकर जमीन पर गिरे। मैंने इस दौरान एक गोले को ऊपर की जानिब जाते देखा, मगर इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इसे पहचाना या समझना मुश्किल था। दूसरा धमाका मकान की बकिया छत गिरने का था। हम घास में दुबके हुए ये सब कुछ देख रहे थे। हमें गाड़ी तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगा, मगर वो चलने के काबिल नहीं थी। डालन ने सच कहा था। जहाज ने इंजन को बिगाड़ दिया था। हम तीनों साथ साथ गिरते पड़ते सुबह तक नीचे टाउन में पहुंचे तो हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। पहले तो लोग हमारी कहानी पर यकीन करने पर आमादा नहीं थे, फिर बिल्लाहिर एम्बुलेंस और पुलिस कार ने हमारे साथ डालन की लाश को बरामद कर लिया और इस पूरे इलाके को तहकीक के लिए महफूज कर लिया। हमने ये पहले ही तय कर लिया था कि जाली के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। इसके बदले में मैंने इससे वादा किया था कि जॉर्ज के कत्ल की हकीकी कहानी भी हमारे सिवा किसी तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। इस मामले को निपटने में 3 साल लगे। पहले साल में शैली मुझे और इस शहर को छोड़कर चली गई। इसके बाद वो तफ्तीशी अफसरान से मुलाकात करने के वक्त चंद बार ही नजर आई। सच पूछिए तो इस ब्रेकअप से मुझे इत्मीनान और सुकून ही मिला। इसके बाद अब तक मैं कई गर्लफ्रेंड्स बना चुका हूँ, मगर मामला कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा। यूं भी आज कल कौन एक 11 साल बच्ची के दूसरे पापा के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करता है। मेरे अजीज दोस्त और मशहूर डॉक्टर रॉबर्ट ने इन 3 सालों में खामोशी से जॉली का इलाज किया है। आम और आंख और दवाओं से हम सब की तवज्जो से अब वो बहुत बेहतर हो चुकी है। इसके जिस्म पर से वो गुलाबी लकीरें खत्म हो चुकी हैं, नाखून उग आए हैं और वो एक नॉर्मल लड़की बनती जा रही है। वो स्कूल भी जाने लगी है, मगर हम दोनों तकरीबन हर रात छत पर बैठकर आसमान को तकना नहीं भूलते।